Example number 2. Find the zeros of the quadratic. Find the zeros of the quadratic polynomial. Find the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to 6x square minus 3. Fx is equal to 6x square minus 3, comma, and verify the relationship between the zeros and its coefficients. And verify the relationship between the zeros and its coefficients. Between the zeros and its coefficients. Zeros and its coefficients. तो इसमें देखिएगा इन्होंने सबसे पहले दिया पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर माइनस 3. तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे. मुझे पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें x स्क्वायर वाली टर्म है, x वाली टर्म नहीं है लेकिन कांस्टेंट टर्म है. तो हम क्या करेंगे. तो सर 6x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0x 6x स्क्वायर प्लस 0x और माइनस 3 ये हो गया. कंपेयर इट विद fx is equal to ax square plus bx plus c. मुझे ax square plus bx plus c से अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा तो इट इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, b की वैल्यू आ जाएगी 0 और जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 3. a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस 3. तो ये हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ गई. उसके बाद वो बोल रहे हैं फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जीरोस निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है, जो भी पॉलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वल रख देना होता है. तो आप ये कहें लेट अस पुट fx इज इक्वल टू 0. तो fx क्या है 6x स्क्वायर माइनस 3. देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैंने 0x इसमें मल्टीप्लाई करा. 0x का मतलब क्या है, 0 इंटू एनीथिंग तो 0 हो गया. और 0 को आप कहीं पर भी ऐड कर दीजिए उसका कोई मतलब नहीं होता, कहीं पर भी आप ऐड कर दीजिए वो वैसा का वैसा ही रहता है एक्सप्रेशन. तो यहाँ पर जब मुझे जीरोस निकालने हैं इसके तो फिर जो दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस 3 उसको एज द 0 के इक्वल रखूँगा. ठीक है, समझ गए. अब ये माइनस 3 उधर चला जाएगा. ये हो गया 6x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 3 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/6. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2. इट इम्प्लाइज दैट अगर x स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आ गई तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे. तो आप ये कहेंगे स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स. x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2. तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2. ये समझ में आ गया. हम अगर 1/2 का स्क्वायर रूट लेंगे ना तो वो 1/√2 आ जाएगा. प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है. उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए 1/√2 है और आपसे ये कहा जाए कि भाई इसका स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2. ये कितना हो गया 1 इंटू 1 1, √2 इंटू √2 2, तो भी 1/2 आ गया. और अगर मान लीजिए माइनस 1/√2 है, माइनस 1/√2 का स्क्वायर अगर कर देते हैं तो फिर वही माइनस 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1/√2
-1 इंटू -1 हो गया +1 और √2 इंटू √2 ये भी 2। तो हम ये देखते हैं कि अगर प्लस की वैल्यू आ जाए, प्लस का 1/√2 आ जाए तब भी बात वही है, स्क्वायर उसका 1/2 ही आएगा, और माइनस का 1/√2 आए तो भी उसका स्क्वायर वही आएगा। तो इसका मतलब क्या है? इट इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 बीटा इज इक्वल टू -1/√2। समझ गए? ठीक है, चलिए जी, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास अल्फा और बीटा, जो दो रूट्स आ गए उसको एक रूट को हम अल्फा मान लेते हैं, दूसरे रूट को हम बीटा मान लेते हैं, तो अल्फा और बीटा आ गया। इसके बाद देखिएगा, ये बोल रहे हैं वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो हम ये करेंगे, लेकिन सर हमने बीटा और -1/√2 कैसे निकाला? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जैसे हमारे पास x² इज इक्वल टू 1/2 है, आप ऐसा करिए, मान लीजिए x² इज इक्वल टू 4 है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा दोनों तरफ, तो x² क्योंकि एक वेरिएबल है तो इसका स्क्वायर रूट तो x आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। और जो 4 है, 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा वो 2 भी आ सकता है और -2 भी आ सकता है। ये तो जानते हैं? बताओ, ये तो जानते हो ना? यस सर। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर 1/2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो प्लस का 1/√2 भी आ सकता है और माइनस का 1/√2 भी आ सकता है। समझ गए? यस। ठीक है, चलिए जी, 1 मिनट वेट करें बस। आपको क्लासिक किधर से देगा सर? तो अब मेरे पास अल्फा की ये समझ में आ गया ना, प्लस का 1/√2 और माइनस का 1/√2 कैसे, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, आगे चलता हूँ फिर मैं। तो ये हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब वेरिफिकेशन करेंगे इसका। वेरिफिकेशन करेंगे तो वेरिफिकेशन के दो रूल्स होते हैं। पहला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो मैं LHS क्या है? अल्फा प्लस बीटा। तो अब अल्फा मेरे पास आ गया 1/√2 और बीटा आ गया -1/√2। तो 1/√2 प्लस -1/√2, तो ये क्या हो जाएगा? 1/√2 और प्लस माइनस कितना हो गया? माइनस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म एक दूसरे से कट गई, तो ये हमारे पास आ गया 0। ये 0 आ गया, ये तो LHS हो गया। अब इसी का आप RHS देख लीजिए। RHS क्या होगा? -b/a। अब माइनस साइन तो अपनी जगह, b देखिए, b क्या है यहाँ पर? b की वैल्यू 0 थी और a की वैल्यू थी 6, तो 0/6 हो जाएगा। इसका मतलब ये तो 0 ही रहा। तो हमारा जो LHS है वो भी 0, RHS भी 0। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। मुझे यही चीज़ इसमें वेरीफाई करनी है। तो पहला जो हमारा रूल होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये प्रूव हो गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा वाला देखेंगे। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, ये होता है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करें
लेफ्ट हैंड साइड अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/√2 मल्टीप्लाई बाई -1/√2। (1/√2 मल्टीप्लाइड बाई -1/√2। तो 1 इंटू -1 क्या हो गया -1 और √2 इंटू √2 हो गया 2, तो -1/2 आ गया। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई। फिर राइट हैंड साइड की बात करें, RHS ये है बेटा C/A। अब C क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म -3 और A क्या है 6, तो -3/6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये क्या हो गया -1/2। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे कि LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ऑनलाइन वाले सब बता दें भाई, क्लियर है? यस ठीक है विहान, क्लियर है? विहान आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलिए ठीक है, ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 था। एग्जांपल 3 देखिएगा। फाइंड द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द zeros of the polynomial. Find the zeros of the polynomial fu is equal to 4u square plus 8u. fu is equal to 4u square plus 8u, and verify the relationship between the zeros and its coefficients, and verify the relationship between the zeros and its coefficients, between the zeros and its coefficients। ठीक है, तो इसका थोड़ा बहुत आइडिया है पॉलिनोमियल्स का? नहीं? तो शुरुआत में हमें क्या करना है, जैसे जीरोस निकालने होते हैं ना, इन्होंने बोला फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम क्या करते हैं, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा होता है उसको जीरो के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, तो पहला काम तो फिर यही करेंगे। एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c। ये मुझे हर एक में ज़रूरत पड़ेगी। fx = ax² + bx + c, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो अभी हम क्वाड्रेटिक वाले कर रहे हैं, 2 क्वेश्चंस करेंगे, तीसरा कर रहे हैं। ठीक है, तो जो दे रखा है पॉलिनोमियल वो देखिएगा। गिवन पॉलिनोमियल ये क्या है, यहाँ पर वेरिएबल जो है, जैसे x हुआ करता था, जैसे यहाँ पर fx था तो x हुआ करता था, तो x ना देकर u दे दिया, तो u वाली टर्म मेरे लिए वेरिएबल हो गई। ठीक है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है, fu = 4u² + 8u। जैसे यहाँ पर x² वाली टर्म थी, और कांस्टेंट टर्म थी, x वाली टर्म नहीं थी, तो मैंने x वाली टर्म को 0x मान लिया था। जब x वाली टर्म थी नहीं तो 0x मान सकते हैं। इसी तरह से यहाँ u² वाली टर्म है, u वाली टर्म है, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म को क्या मान लोगे, 0। जो टर्म ना दे रखी हो उसको 0 मान लो, उसको 0 मान लो। अब इसको कंपेयर करना होगा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जब fx = जब वेरिएबल x था तो ax² + bx + c था। अब वेरिएबल उन्होंने चेंज करके u कर दिया, तो वो हो जाएगा au² + bu + c। वो अगर t कर देंगे तो हो जाएगा at² + bt + c, ये हो जाएगा। तो इसमें मैं इधर लिख रहा हूँ, compare it with
एफ यू इज इक्वल टू ए यू स्क्वायर, कंपेयर इट विद एफ यू इज इक्वल टू ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी। समझ गए? तो भाई बताइए यू स्क्वायर के साथ इधर लिखा है 4, इधर यू स्क्वायर के साथ क्या है a, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो गई 4, u का कोफिशिएंट इधर क्या है b, u का कोफिशिएंट इधर क्या है 8, तो b की वैल्यू क्या हो गई 8, कांस्टेंट टर्म इधर c और इधर कांस्टेंट टर्म 0, तो c इज इक्वल टू 0। a b और c समझ में आ गया? ठीक है। हर एक पॉलिनोमियल में आपको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ही लेकर चलना है। x है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, u है तो au स्क्वायर प्लस bu प्लस c। ठीक है। तो ये तो पहले मैंने ABC निकाल लिया, उसके बाद जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसके जीरोस निकालने के लिए उसको 0 के बराबर रख देते हैं। तो लेट अस पुट, सर इस क्वेश्चन में हम कॉमन ले सकते हैं? हाँ कॉमन लेकर करूँगा, मैं कॉमन लेकर करूँगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉमन लिया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है। लेट अस पुट एफ यू इज इक्वल टू 0। ये जो एफ यू है हमारा जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसको 0 के बराबर रख देते हैं। तो 0 के बराबर रखेंगे तो एफ यू क्या दे रखा है बेटा 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखो इधर 4u स्क्वायर है, इधर 8u है, तो 4 इधर है और 8 इधर है, तो 4 और 8 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 कॉमन लिया जा सकता है। इधर u स्क्वायर है और इधर u है, तो u कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं 4u कॉमन ले लूँगा। ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने 4u कॉमन ले लिया, तो बेटा यहाँ क्या बचा, इधर क्या बचा, पहले बस इधर का बताओ, u बचा, तो यहाँ तो u हो गया, और इधर से u तो बाहर निकाल लिया, और 4 2 8, तो इधर 2 बचा, तो 4u इंटू यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब क्या करेंगे, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक तो 4u और एक पूरा का पूरा ब्रैकेट u प्लस 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर 0 के बराबर आ रहा है। इट इम्प्लाइज दैट या तो हमारा ये 4u 0 के बराबर होगा, और या फिर जो ये पूरा बड़ा ब्रैकेट है u प्लस 2, या फिर ये u प्लस 2 ये 0 के बराबर होगा। तो देखिएगा सही, दोनों को 0 ले लेंगे। अब 4u इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट 0 के नीचे चला जाएगा, तो इसका मतलब u इज इक्वल टू 0 हो गया। समझ गए? एक तो ये हो गया u इज इक्वल टू 0, ठीक है, और फिर u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, प्लस 2 को उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस 2। तो भाई हमारे पास जैसे पहले वाला पॉलिनोमियल था उसमें x की दो वैल्यूज आई थी, प्लस का 1/√2 और माइनस का 1/√2, एक को अल्फा बोल दिया, एक को बीटा बोल दिया। सेम काम यहाँ पर करना है, u की दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू आई 0 और एक वैल्यू आई -2। इट इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2। ये समझ में आ गया? ठीक है। अल्फा की वैल्यू 0 हो गई, बीटा की वैल्यू -2 हो गई। अब क्या करना है, अब वेरिफिकेशन करना है रिलेशनशिप का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन केवल दो हैं। फर्स्ट है वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा कितना है 0 प्लस बीटा कितना है -2, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 0 -2, ये -2 हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई -2। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा -b/a। अब आप राइट हैंड साइड देखिए -b/a, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू -b/a, तो माइनस, हाँ जी b क्या है यहाँ पर, ये हमारे पास आया था, देखिए a b और c, तो -b/a यानी कि माइनस का 8/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो -2 हो गया। ठीक है, तो LHS भी -2 आ गया और RHS भी -2 आ गया, हेंस वेरीफाइड। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया।
दूसरा रिलेशन देखते हैं। दूसरा रिलेशन क्या है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इसमें लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करें। लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो देखिए अल्फा क्या आ रहा था यहाँ पर 0 और बीटा क्या था -2। तो 0 इंटू -2, 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाता है 0, ये तो 0 हो गया। और राइट हैंड साइड RHS, RHS क्या है C अपॉन A, ठीक है। तो C क्या है कांस्टेंट टर्म, तो बेटा C कितना है 0 और A क्या है 4, तो 0 अपॉन 4, ये भी 0, तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है। ठीक, हैंस वेरीफाइड। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में आप ये देखिएगा, आपको यही करना होगा, जीरोस निकालने होंगे और फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना होगा, ठीक है। सब तो नहीं गिरा, चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। जी नोट कर लिया? एग्जाम्पल नंबर 4 नोट कीजिएगा। 4 में है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल find the zeros of the polynomial fx is equal to 4 root 3 x square plus 5x minus 2 root 3 plus 5x minus 2 root 3, ठीक है। and verify the relationship between the zeros and its coefficients. And verify the relationship between zeros and its coefficients. जीरोस और कोफिशिएंट्स में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, वही जो हर एक क्वेश्चन में कर रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट वेट करिए, बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। चाहे तो ट्राई करके देख सकते हैं, मैं 1 मिनट में आया बस। अब इसको भी क्या करना होगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करना होगा। भाई यहाँ पर वेरिएबल u था तो au स्क्वायर प्लस bu प्लस सी बोल दिया, यहाँ पर फिर से वही x है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बोल देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन मिडिल टर्म नहीं होगा। मिड टर्म स्प्लिटिंग से हो सकता है,
मिड टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे अभी। सही सी हाँ हाँ भैया आप ये बताइए कि जब इसको 0 के बराबर रखेंगे, मैं कर रहा हूँ अभी। तो फिर रूट कैसे करेंगे फिर? अरे आ रहा हूँ ना, मैं रूट पर भी आ रहा हूँ। गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसको ना समझ में आए 2 बार 3 बार भी बताने को तैयार है, ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले तो वही काम करना है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि fx इज इक्वल टू 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। ठीक है, सबसे पहले तो जो हमको पॉलिनोमियल दे रखा है वो ये है। कंपेयर इट विद ये बार बार सेम स्टेप्स लिखवा रहा हूँ ना, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप लोग देखो सीधे सीधे भी बता सकते हो ये ए है, ये बी है, ये सी है। वो लिखवा इस वजह से रहा हूँ कि आप भी बिल्कुल एज इट इज़ यही कॉपी करें, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे करने की। तो स्टेप बाय स्टेप ही करना है एग्जाम में, स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। अगर मान लीजिए फाइनल आपका आंसर ठीक नहीं भी आया तो जितने स्टेप तक आप जाएंगे उतने स्टेप तक के नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो जरा देखिएगा, कंपेयर इट विद fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इससे कंपेयर करना है। ये हो गया, बता दो इधर वाला। तो यहाँ से जो हमारा a है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो जो x² का कोफिशिएंट है वो तो a हो गया। a इज इक्वल टू हो गया 4√3। b क्या हो गया, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 5, और कांस्टेंट टर्म हो गया -2√3। c हो गया माइनस का 2√3। अच्छा, a b और c की वैल्यू आ गई। फिर जीरोस निकालने के लिए जो पॉलिनोमियल है उसको 0 के बराबर रख देते हैं। तो लेट अस पुट fx इज इक्वल टू 0। fx का मतलब क्या है, क्या दे रखा है, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। देखिए, जब हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये रूट वाले टर्म आ जाते हैं तो क्या करना होता है, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर मैं फॉलो करूंगा। हमें नहीं कॉमन नहीं निकालना। कॉमन देखो, इधर तो √3 आ रहा है, इधर √3 आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं निकल सकता। अब क्या करेंगे, सर हम इसे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं और तो मिडिल टर्म को उनके जो फैक्टर्स है उसके अकॉर्डिंग स्प्लिट कर सकते हैं। हाँ वही कर रहा हूँ। ये देखो, ये x² का कोफिशिएंट क्या है 4√3 और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है -2√3। तो हम x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको रफ में इधर बाजू में मैं करके दिखा रहा हूँ। ये हो गया 4√3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 2√3। 4√3 को -2√3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 इंटू -2 कितना हो गया, -8, और √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 कितना हो गया 3। तो ये -24 आ गया। पहले तो ये बता दो ये क्लियर है कि नहीं, ये समझ में आ गया। हमने क्या करा कि ये जो कोफिशिएंट है x² का, इसको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा, करते ही हैं, हमेशा करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो ये 5 है, अब इस 5 को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पर जो ये वाला टर्म दोनों में √3 है। तो 5 को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो +5 के बराबर आ जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो +5 के बराबर आ जाए, और मल्टीप्लिकेशन -24 के बराबर आ जाए। क्या करूँ बताओ, 8 8 और -3। ठीक है, -8 नहीं बेटा, ये +5 है तो +8 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 4√3x², मुझे ये समझ में आ गया कि -24 के फैक्टर्स क्या हैं, 8 और 3, और 8 और 3 फैक्टर्स वैसे बहुत हैं। 24 के फैक्टर्स 12 और 2 भी हैं, 12 और 2 भी हैं, तो मैं 12x माइनस 2x कर देता, अगर बीच में 10x दे रखा होता, 12 माइनस 2 10 बन जाता, लेकिन मैं 8 और 3 लूँगा क्योंकि 8 माइनस 3 प्लस का 5 बन जाएगा। ठीक है, इस वजह से ऐसे मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो 5x क्या हो गया, 8x माइनस 3x, और ये माइनस का 2√3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ गए। ठीक है,
अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। 8x माइनस 3x प्लस का 5x हो गया, प्लस 8 इंटू माइनस 3 माइनस का 24 हो गया। ठीक, अब जरा बताना इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं? 4 और x, क्योंकि x स्क्वायर है और इधर x है। मैंने क्या ले लिया? 4x ले लिया कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा? एक तो √3 बच गया और x स्क्वायर में से x निकाला तो x बच गया, प्लस बीच में प्लस का साइन, x तो बाहर आ गया, तो 4 2 8 तो √3x प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इसमें से इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन लूँ कि यही आ जाए √3x प्लस 2। तो मैं पता है क्या देखता हूँ? हाँ, मैं ये देखता हूँ कि हमारा पहला टर्म सेम आ जाए, दूसरा तो अपने आप सेम आ जाएगा। दूसरा अपने आप सेम आ जाएगा, सिर्फ पहला टर्म देखो, √3x चाहिए पहला टर्म। तो ये जो 3x है, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 का मतलब क्या हो गया? √3 इंटू √3, ये डॉट का मतलब है √3 मल्टीप्लाइड बाई √3। शॉर्ट में डॉट भी लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस 3 में से एक √3 बाहर ले लूँ तो √3 बच जाएगा। समझ गए? तो मैंने क्या करा? √3 ले लिया बाहर। अब √3 ले लिया तो एक √3 अंदर रह गया और x रह गया अंदर, लेकिन माइनस साइन भी लेना पड़ेगा बाहर, क्योंकि मुझे पहला टर्म प्लस का √3x चाहिए, माइनस का नहीं। तो इसलिए मैंने माइनस भी ले लिया बाहर और √3 भी ले लिया बाहर। जब मुझे अंदर वाले के साइन चेंज करने होते हैं, तो अंदर वाले के साइन चेंज करने होते हैं तो मैं माइनस लेता हूँ बाहर कॉमन में। ठीक है, तो मैंने माइनस √3 ले लिया, ये समझ में आ गया, क्योंकि 3 कैन बी रिटर्न एज √3 मल्टीप्लाइड बाई √3। समझ गए? तो यहाँ √3x बचा और आप अपने आप देख लो, ये अगला टर्म अपने आप ही प्लस 2 बचेगा। कैसे भाई? माइनस तो आपने ले लिया बाहर कॉमन, माइनस और √3 दोनों ले लिए, माइनस और √3 दोनों बाहर ले लिए, तो 2 तो बचा, वो भी प्लस का। समझ गए? जब माइनस बाहर लेते हैं तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। समझ गए? तो अब इन दोनों टर्म्स में क्या इन दोनों टर्म्स में क्या है? √3x प्लस 2, और इसमें भी √3x प्लस 2। तो √3x प्लस 2 को बाहर निकालो, ऐसे लिखो, √3x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। तो अब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आइदर दिस ब्रैकेट विल बी इक्वल टू 0 और दिस ब्रैकेट विल बी इक्वल टू 0। दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 तभी होता है जब या तो ये टर्म 0 हो जाए या ये टर्म 0 हो जाए। समझ गए? क्लियर? चलिए जी, इधर कर रहा हूँ। तो √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से प्लस 2 उधर गया, √3x इज इक्वल टू माइनस 2, और इधर से माइनस √3 उधर गया तो वो जाकर हो गया प्लस का √3। ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन √3, और इधर x इज इक्वल टू √3 अपॉन 4। समझ गए? कभी भी हम डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म नहीं छोड़ते, याद होगा 9th क्लास में करा था। कभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म नहीं छोड़ते, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो क्या करो, x इज इक्वल टू माइनस 2, डिनोमिनेटर में √3 है, तो इसको √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। और ये जो दूसरा टर्म है ना, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये √3/4 ही लिखा रहने दो इसको। क्यों? क्योंकि इसमें अंडर रूट वाला टर्म ऊपर लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में अगर रूट वाला टर्म आता है तब मैं उसको रैशनलाइज करता हूँ, उसको मैं खत्म कर देता हूँ। कैसे? रूट्स वाले टर्म से नीचे मल्टीप्लाई करो, रूट वाले टर्म से ऊपर मल्टीप्लाई करो। इससे हुआ क्या? √3 इंटू √3 डिनोमिनेटर में जो था ये 3 बन गया, न्यूमरेटर में आ गया -2 √3/3, और ये वाला टर्म तो हमारा सेम रहा। देयरफॉर zeros of the polynomial alpha is equal to -2 √3/3 and beta
इज इक्वल टू √3/4। तो अल्फा की वैल्यू ये हो गई, बीटा की वैल्यू ये हो गई, ये हमारे जीरोस हो गए। उसके बाद इन्होंने क्या बोला था कि आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन देखिएगा। वेरिफिकेशन वही दो फॉर्मूले हैं वेरिफिकेशन के। पहला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें, अल्फा देख लो, देखिएगा ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, तो -2√3/3 प्लस √3/4। बेटा 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है बोलो? 12। 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12। ये 12 हो गया। 3 4 ज़ा 12 और 4 इंटू -2√3 क्या हो जाएगा? माइनस का 8√3, माइनस का 8√3। 4 3 ज़ा 12 और 3 इंटू √3 हो गया प्लस का 3√3। सही है? तो -8√3 प्लस 3√3, ये कुछ इस तरह से हो गया जैसे -8x प्लस 3x, क्या बोलते हैं उसको, -5x। √3 तो दोनों में आ रहा है, -8√3 प्लस 3√3 क्या हो जाएगा? माइनस का 5√3। भाई दोनों में √3 है ना, √3 को एक बार को कॉमन लेकर अलग हटाओ, और -8 प्लस 3 कितना हो गया? -5, तो -5√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया -5√3/12। समझ गए? ये हमारा आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब मुझे देखना है -b/a क्या आएगा, RHS इज इक्वल टू -b/a। तो माइनस और b कितना है? 5 और a कितना है? 4√3। अब -5/4√3 आ रहा है, डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई। तो इधर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा ये हो गया -5√3/√3 इंटू √3 क्या हो गया? 3। तो डिनोमिनेटर में आ गया 4 इंटू 3, तो -5√3/12। LHS भी यही है, RHS भी यही है, हैंस वेरीफाइड। यही हमको वेरीफाई इसमें करना था। बताइए, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। ठीक है, चलिए तो जी। मुझे आपसे पूछना है कि जब भी हमारे डिनोमिनेटर में कोई रैशनल नंबर इरैशनल नंबर आता है, तो जरूरी है कि हमेशा रैशनलाइज करें, क्योंकि उसमें तो हम ऐसे ही छोड़ दिए तो कैसे? नहीं, वो फिर गलत बता रही हैं। कभी भी अगर √3 इरेशनल है ना, तो जब भी कभी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आएगा तो आपको उसको रैशनलाइज करना ही है, ठीक है। हाँ, ये हमेशा याद रखना, वो मैम चाहे कुछ भी कहें, वो छोड़ो उस चीज़ को। सर अभी भी राशि प्रूफ करा तो इरेशनल बोल रहे हैं। इरेशनल प्रूफ कराने के लिए नहीं बताया गया? नहीं सर, पिछले साल लास्ट चैप्टर में हाँ √3 को सर वो प्रूफ करा ना राशनल। हाँ, इरेशनल। हाँ, √3 इरेशनल होता है ना। अंडर रूट के अंदर कोई भी इम्परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो वो इरेशनल होगा। अच्छा, ये राशनल प्रूफ हाँ, रैशनल कहाँ स्कूल में करा दिया क्या? ऐसा नहीं, वो पहले रैशनल उसको मानते हैं, फिर कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम प्रूव करते हैं कि वो रैशनल है कि इरेशनल है। हाँ, ऐसा करते हैं। चलिए सेकंड वाला देखिएगा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या था? -2√3/3 और बीटा क्या है? √3/4। -2√3/3 मल्टीप्लाई बाई बीटा है √3/4। √3/4 ये पूरा मिटा रहा हूँ इधर से।
अब ये क्या हो गया, ऊपर है √3 इंटू √3, अच्छा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ऊपर है √3 इंटू √3 तो वो हो जाएगा 3, माइनस तो बाहर देखिए है ही, है ना, माइनस तो है ही, √3 इंटू √3 क्या हो गया 3 विद अ माइनस साइन, और नीचे बचा आपके पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास बचा माइनस का 1/2। माइनस टू रूट थ्री करेंगे तो ठीक रहेगा ना? दोबारा बोलो। सर अगर माइनस टू रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई रूट थ्री करेंगे तो फिर 6 आएगा, वो ठीक है ना? तो ये माइनस 1/2 हो गया। अब इसके बाद c अपॉन ए, तो c क्या था हमारा, माइनस का 2√3 था क्या, माइनस का 2√3 और a था 4√3, ये है हमारा RHS, माइनस का 2√3 अपॉन 4√3, √3 से √3 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस 1/2। तो LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, जब LHS और RHS इक्वल आ गए तो इसको हम बोलेंगे ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, हाँ जी, अब जरा बढ़िया वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप जरा ध्यान देना। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द zeros of the quadratic polynomial find the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to abx square fx is equal to abx square plus b square minus ac into x b square minus ac into x minus bc तो इसके जीरोस निकालने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and its coefficients. Verify the relationship between zeros and its coefficients. ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें क्या करते हैं कि जब ये हमको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा ना कि हम तो ये अल्फ़ाबेट्स में सब कुछ दे रखा है, नंबर दे ही नहीं रखा कुछ भी, तो ये क्वेश्चन देखने में जितना खतरनाक लगता है ये एक्चुअल में उतना ही ज़्यादा इजी होता है। तो ज़रा देखिएगा कैसे करेंगे। पहला काम तो हमको वही करना है, अभी जो हमारा 12th का बैच चल रहा है वो आप लोगों ने नहीं देखा ना शायद, जो 12th का नहीं, 12th क्लास का नहीं, 13th क्लास का जो बैच चल रहा है, 13th क्लास। एक्चुअल में क्या है कि अभी जो 12th वाले हैं उनके एग्ज़ाम तो हुए नहीं हैं, तो सभी स्कूलों में ये चल रहा है कि 12th की अब एक सिंगल क्लास नहीं चल रही, 12th की 2 क्लासेस चल रही हैं, वो हाँ ऐसे ही 10th की भी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैंने मार्क लगा रखा है, 10th और 12th से मेरे मतलब ऑडिटोरियम में पढ़ा रहे हैं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, क्लास रूम ही नहीं बचे होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मार्क लगा रखा है, एक लड़का आएगा देखना, उसको बहुत ऊंचा है, 6'5" और 6'6" के बीच का है, मतलब बहुत ही ऊंचा है। हाँ ज़्यादा ही हो गया, देख लेना अभी आएगा वो, उसी की अभी एंट्री आई थी। झुक कर आता है इसके नीचे। चलिए, तो फाइंड द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, fx इज इक्वल टू, ये हो गया abx स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ac इंटू एक्स माइनस bc
माइनस बी सी। तो इसको कंपेयर कर दीजिए आप, कंपेयर इट विद अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए बी सी ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है उसको मैं ना क्या लिखूंगा, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी। शायद समझ गए होंगे ऐसा मैंने क्यों लिया, नहीं तो हम उस ए बी और सी और इस ए बी और सी में कंफ्यूज हो जाएंगे, वो मिक्स हो जाएंगे। इस वजह से कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी लिखिए। क्लियर है इतना? अब जरा देखिएगा कि जब हम इसके जीरोज निकालेंगे तो जीरोज निकालने के लिए जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको जीरो के बराबर रख देते हैं। खैर पहले ए देखिए, ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए बी। तो कैपिटल ए यहाँ पर हो गया ए बी, कैपिटल बी यहाँ पर क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए सी। और कैपिटल सी क्या हो गया, माइनस बी सी। हमेशा साइन के साथ लेते हैं। कैपिटल सी हो गया माइनस बी सी। फिर लेट अस पुट एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसको एफ एक्स को जीरो के बराबर रख दो जीरोज निकालने के लिए। तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो। तो मैं आपको बोल रहा था कि जब इसके फैक्टराइजेशन करना होता है ना तो हमें लगता है कि बड़ा मुश्किल है। ये मुश्किल होता ही नहीं है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना होता, कोई मिड टर्म स्प्लिटिंग वगैरह नहीं। जो आपको मिड टर्म दे रखी है ना उसको आप एक्सपैंड कर दो। मिड टर्म ये है, इसको आप एक्सपैंड कर दो। ये क्या हो जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो। अब देख लो खुद ही कि पहली और दूसरी टर्म में, अब अपने आप ही देख लो, ये इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग हुई भी मिलती है हमको पहले से पहले। तो ये देखने में जितना खतरनाक लगता है उतना ही आसान है। इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा कि 8 3 24 प्लस का 8 लूँ माइनस का 3 लूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं। इन दोनों में बताना क्या कॉमन आ रहा है, एक तो एक्स स्क्वायर है और एक एक्स है। एक तो एक्स कॉमन आ रहा है, दूसरा बी स्क्वायर है और बी और एक्स, बिल्कुल सही। तो हमने क्या लिया, बी एक्स ले लिया। तो बेटा एक तो इधर आ गया ए, बी आपने ले लिया, एक्स स्क्वायर में से एक्स ले लिया, तो ए एक्स बचा प्लस प्लस बी बी। इसी तरह से इन दोनों में बताना क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस एक्स इन दोनों में एक्स कहाँ से होगी कॉमन, सी कॉमन है और माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, माइनस सी निकालो बाहर। माइनस सी ले लिया तो इधर क्या बचेगा, ए और एक्स। तो ए एक्स हो गया और प्लस का बी इज इक्वल टू जीरो। तो आप ये देखिएगा कि इस वाले एक्सप्रेशन में ए एक्स प्लस बी है और इसमें भी ए एक्स प्लस बी है। ए एक्स प्लस बी निकाल दिया कॉमन और इधर क्या बचा, बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। तो एक बार आप क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी को जीरो के बराबर रखें और बी एक्स माइनस सी को जीरो के बराबर रखें। ए एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस बी और बी एक्स इज इक्वल टू हो गया प्लस सी। अब इस ए को नीचे ले जाओ, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है। अरे आ जाओ सब अपने। अच्छा हाँ बस दो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी अपॉन है और एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, सी अपॉन बी। तो आप ये देखो ये बेहद आसान हो गया, कुछ करना तो नहीं पड़ा इसमें, बस एक्सपेंड करना पड़ा है और आपको ये देखना होगा कि कौन कौन सी चीज़ इसमें कॉमन आ सकती है। तो x की एक वैल्यू ये हो गई और दूसरी वैल्यू ये हो गई। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है एंड बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन बी। तो अल्फा और बीटा की ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब जब देखो कि कैपिटल ए है, कैपिटल बी है और कैपिटल सी है। अब इसके बाद आप देखो कि जो ये हमारी रिलेशनशिप्स हैं, रिलेशनशिप्स को अब वेरीफाई करेंगे आपने, ठीक है। नमस्ते।
वो तो कर लोगे ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कैपिटल बी अपॉन ए और प्लस का सी अपॉन ए। क्या हो गया?